हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तौर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आरबीसी हिंदी मीडियम में लेक्चर नंबर 29 रासायनिक समन्वय की क्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में इस लेक्शन में हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। ये जो लेक्शन है इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा है लेसन नंबर 29 मानव में रासायनिक समन्वय की क्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र मिलकर तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र मिलकर तंत्रिका तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये दोनों तंत्र हैं वो मिलकर हमारा मानव शरीर में रासायनिक समन्वय बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का नियमन लंबी अवधि तक नहीं कर पाता, यानी जो तंत्रिका तंत्र है वो शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उन पर कंट्रोल है वो लंबे समय तक नहीं कर पाता है। लंबी अवधि के नियमन हेतु तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ ग्रंथियों के साथ में मिलकर कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन करने का कार्य करते हैं। अब बात यह आती है अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी विज्ञान, या इसका दूसरा नाम है इंग्लिश में एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं इसे। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अंतःस्राव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम में 1855 में क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी तंत्र है, इसके बारे में विस्तार से। अंतःस्रावी तंत्र शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। थॉम्स जो एडिशन है उसे थॉम्स जो एडिशन है इसे अंतःस्रावी विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब है वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे ही रक्त में मुक्त करती हैं, अर्थात नलिकाओं का अभाव होता है।
अतएनि नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से मतलब क्या है? वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे ही रक्त में मुक्त करती हैं, अर्थात नलिकाओं का अभाव होता है, अतः इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। यानी इनमें नलिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? अपने स्राव को बिना नलिकाओं के रक्त में क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। दूसरी जो ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को एक विशिष्ट अंग तक नलिकाओं की सहायता से पहुंचाती हैं, उन्हें हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिकाओं की सहायता से विशिष्ट अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है, उन्हें हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जबकि बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? एंजाइम का स्राव करने का कार्य करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जो अपने उत्पाद को कहां छोड़ेगी? ब्लड में छोड़ने का कार्य करेगी। दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिकाओं की सहायता से विशिष्ट अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उन्हें हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव स्रावित किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव स्रावित किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों मिलकर हैं वो कहलाती हैं मिश्रित ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियों का उदाहरण है वार्षण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये किसका उदाहरण है? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। क्यों है? जैसे मैं कहता हूं वर्षण, जो वर्षण ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल क्यों है? मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल क्यों है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। जैसे वर्षण एग्जाम्पल है कौन सी ग्रंथि का? मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। क्यों है? इसका रीजन क्या है? देखो, वर्षण जो ग्रंथि है इसके द्वारा हार्मोन सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। हार्मोन किसके द्वारा स्राव होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ठीक है। दूसरा है वर्षण के द्वारा शुक्राणुओं का त्याग किया जाएगा। किसका? शुक्राणुओं का त्याग किया जाएगा, और शुक्राणु एक विशिष्ट नलिका की सहायता से ही पहुंचते हैं। इसलिए ये कौन सी ग्रंथि हो गई? बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो गई? बहिस्रावी ग्रंथि। यानी वर्षण के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन जो सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन, और बहिस्रावी के रूप में शुक्राणुओं का त्याग है वो किया जाता है। इसलिए ये वर्षण कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। यानी अग्नाशय ग्रंथि है और अंडाशय ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि के क्या है? एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा जो हार्मोन का त्याग किया जाता है, वो हार्मोन क्या होते हैं? देखो, हम बात करते हैं हार्मोन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू एक्साइटेड। हार्मोन एक ग्रीक शब्द है। हार्मोन एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, यानी उत्तेजित करना।
क्या करना? उत्तेजित करना। क्या अर्थ होता है इसका? उत्तेजित करना अर्थ होता है। हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर या रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग 1905 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम हार्मोन क्या होते हैं, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन जो होता है वो सिक्रेटिन था। इसकी खोज 1903 में बेलिस व स्टार्लिंग ने की थी। यह हार्मोन ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली की कोशिकाओं से स्रावित होता है। अब बात यह आती है कि हार्मोन होते क्या है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के एक भाग में स्रावित होकर रक्त में मुक्त होते हैं तथा रक्त द्वारा अपने कार्य स्थल पर पहुंचकर कोशिका व अंगों की कार्य को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। यानी हार्मोन की सूक्ष्म मात्रा ही क्या होती है? आवश्यक। यानी हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के एक भाग में संश्लेषित होते हैं और रक्त के द्वारा है वो अन्य भागों को पहुंचे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की हो सकती है। हार्मोन की प्रकृति है वो प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं। अधिकांश हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। दूसरे प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं प्रोटीन के व्युत्पन्न। क्या होते हैं? प्रोटीन के व्युत्पन्न होते हैं जो प्रोटीन और अन्य उत्पादों से निर्मित हैं। तीसरे होते हैं स्टीरॉइड। कौन से होते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन। ये 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ठीक है, पहले प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है। अधिकार हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के हैं। दूसरा है प्रोटीन के व्युत्पन्न में थायरोक्सिन हार्मोन है। स्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल से निर्मित हार्मोन है जैसे प्रोजेस्टेरोन है। ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें बात की है अभी। तो हमें पता चल गया कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन है वो शरीर के एक भाग में संश्लेषित होते हैं और अन्य भागों को क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित। और हार्मोन की बहुत सूक्ष्म मात्रा है वो आवश्यक होती है। बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा है उसकी हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर के समस्थापन के आंतरिक वातावरण बाह्य वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अंतःस्रावी जो तंत्र होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। कौन किससे मिलकर बना होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं और अपने कार्य को संपादित करती हैं। और इस अध्याय में हम 10 ग्रंथियों के बारे में है वो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो ग्रंथि आती है वो आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के बाद में पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद में तीसरी जो ग्रंथि आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल चौथी ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। उसके बाद में 5वीं थायराइड, 6ठी आती है पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद में आती है 7वीं एड्रिनल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। बाद में 8वीं आती है अग्नाशय ग्रंथि, 9वीं आती है वर्षण ग्रंथि और 10वीं आती है अंडाशय ग्रंथि। इन 10 ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो क्या होती हैं, इनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इन 10 ग्रंथियों में से सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पीयूष है, इन ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके।